हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पिलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम टेंसेस की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ बेसिक रूल्स तो पढ़ लिए थे, लेकिन जो एडवांस रूल्स हैं वो बचे हुए हैं, उनका हम विधिवत विवेचना करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट आप इस एफर्ट्स का बेनिफिट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला रूल है हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसका जो रूल है हमारा वो है, यानी इस टेंस का प्रयोग हम ऐतिहासिक तथ्यों के लिए करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के। इसका मतलब इस टेंस का प्रयोग हम, इस टेंस का यूज हम किसमें करते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए करते हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्यों के लिए करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हो गया आपका? ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। कैसे करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हैज इज बार के बाद क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं पहला सेंटेंस है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, यानी समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India. Napoleon of India, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब मैं कहूं कि जो कालिदास है उसको क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं, क्योंकि तुलना की जाती है। देखो, समुद्रगुप्त की तुलना किससे हो रही है? नेपोलियन से, जो कि एक एम्परर था। नेपोलियन भी बहुत जबरदस्त था, तो उससे तुलना किससे की गई? समुद्रगुप्त की, जो कि गुप्त डायनेस्टी का एक किंग था। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में आएगा कि माउंट आबू क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो माउंट आबू इज called the Shimla of Rajasthan। यानी माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। फिर तीसरा यदि मैं कहूं कि जो कालिदास है क्या कहते हैं? भारत का उसको शेक्सपियर कहा जाता है। तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले आर्टिकल दा भी लग जाता है। ये भी आप लोग देखें हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर, यानी माउंट आबू और शिमला के बीच कंपैरिजन हुआ, लेकिन दा किसके पहले लगा? शिमला के पहले। अब मैं कहूं कि कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस तरह से हमने एक चीज नोट की है कि जब भी कोई तुलना होती है पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। फिर कब किया जाता है इसका यूज? इसका यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, यानी सार्वभौमिक सत्य के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वो रूल क्या हुआ कि इस टेंस का प्रयोग हम सार्वभौमिक सत्य के लिए, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए करते हैं।
यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए किया जाता है, जैसे कैसे यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए? मैं कहूं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कभी आराम नहीं करती है इस तरह से, तो क्या आएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट and sets in the west, और वो वेस्ट में क्या होता है? अस्त हो जाता है। फिर है दूसरा कि the earth moves around the sun, the earth moves around the sun, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, सार्वभौमिक सत्य की बात आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और कब कहां यूज करते हैं? इस टेंस का प्रयोग करते हैं अखबार की हेडिंग्स के लिए, और पास्ट या फ्यूचर के प्री प्लान यानी पूर्व नियोजित कार्यों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इस टेंस का प्रयोग हम कहां करते हैं? इस टेंस का प्रयोग हम न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के लिए, करते हैं। हेडिंग्स के लिए करते हैं। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के लिए करते हैं, जैसे, और वो भी पास्ट का जो इंसिडेंट होती है उसको प्रेजेंट में डिनोट्स करने के लिए ये टेंस आता है। जैसे मैं कहते हैं कि 6 लोग सड़क दुर्घटना में मर गए, तो क्या आएगा? 6 people die in a road accident। अखबार की हेडिंग्स में प्रेजेंट सिंपल आता है, 6 people die in a road accident, यानी 6 लोग सड़क दुर्घटना में मर गए। फिर अखबार के अंदर आता है कि इंडिया विंस द मैच, मतलब पास्ट में जीता, और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, एक जीवंत और सजीव बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया विंस द मैच। फिर कभी कभी आता है कि नरेंद्र मोदी जयपुर में आए और उसने अमरूदों के बाग में जनता को संबोधित किया, यानी मिस्टर मोदी कम्स ऑन मंडे एंड एड्रेसेस द मीटिंग, न्यूज़पेपर में आता है, यानी मिस्टर मोदी कम्स ऑन मंडे and addresses the meeting, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो, उसकी इंसिडेंट्स को डिनोट्स करने के लिए न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज करते हैं। और कहां आता है इस टेंस का प्रयोग? इस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं जब भी कोई मुहावरा होता है, कहावत होती है, लोकोक्तियां होती हैं, यानी इडियम्स और फ्रेजेस में इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इस टेंस का प्रयोग हम यूज हम कहां करते हैं? इडियम्स में, यानी इडियम्स और फ्रेजेस में करते हैं। इडियम्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, और फ्रेजेस में करते हैं।
फ्रेजेज में करते हैं, यानी कहावतों में, मुहावरों में, कहावतों में या मुहावरों में या लोकोक्तियों में इस टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे मैं कहूं कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर मैं वाज और इज में से किसका यूज करूंगा? इज का यूज करूंगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि ईमानदारी अच्छी नीति होती थी, अरे होती है अभी भी। हाँ ये बात अलग है कि जमाने के अनुसार ये होती थी, अब नहीं होती है, ये अलग चीज है कि ईमानदार होना मूर्खता की निशानी है, ये बात अलग है। मगर ग्रामर के अनुसार तो यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर देखिए मैंने बोला कि दयालुता महान गुण होती है, लेकिन आजकल नहीं। दयालुता का मतलब क्या होता है, लोग डरपोक समझ लेते हैं, इसीलिए तो चाहे किसी में ताकत ही क्यों नहीं हो वो भी पंगा लेते हैं ताकि सामने वाला उसको हल्के में ना ले। बड़ी मजबूरी है इंसान के बेचारे की, कितने नाटक करने पड़ते हैं दुनिया में, फिर भी समझ नहीं आता किसको। तो देखिए दोस्तों, यानी दयालुता एक महान गुण होता है। काइंडनेस द ग्रेट वर्च्यू, द ग्रेट वर्च्यू। अब दयालुता कैसा गुण होता है, कैसा वर्च्यू होता है, महान गुण होता है। या इज और वाज में से क्या आएगा? वाज ही आएगा, इज आएगा, सॉरी क्या आएगा? इज। अब मैं कहूं कि पंक्चुअलिटी जरूरी है जिंदगी में, तो इज ही आएगा, वाज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल इन लाइफ, एसेंशियल इन लाइफ। जीवन में समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। तो ये थे दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इडियम्स में भी करते हैं, फ्रेजेस में भी करते हैं, क्योंकि कभी भी पास्ट का इस तरह की कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो चीज हमें सुकून देती है वो ताउम्र हमें खुशी देती है। तो क्या होगा? जॉन किट्स की कविता है, कविता की पंक्ति है, क्या होगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी नंबर 4 में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever, a thing of beauty is a joy forever। यानी जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमेशा हमें सुकून देती है। इस तरह करके इस टेंस का प्रयोग कहां पे करते हैं? इडियम्स और फ्रेजेस। फिर और इसका टेंस का यूज कहां होता है दोस्तों? इस टेंस का यूज होता है कि जब भी दो क्लॉज आपस में जुड़ते हैं, जब भी दो क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो एक क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आता है, जबकि दूसरे में क्या आता है? फ्यूचर टेंस आता है। बिकॉज़ वी कैंट यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन बोथ द क्लॉजेस। दोनों वाक्यों में कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा, जबकि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें फ्यूचर आता है। हाँ, दोनों क्लॉजों में प्रेजेंट सिंपल भी यूज हो सकता है, बट इन मोस्ट केसेस एक में प्रेजेंट सिंपल आएगा, दूसरे में क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल आता है। अब आपको पता लग रहा होगा कि भाई हमें तो क्लॉज नहीं समझ में आता, कौन सा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता। आएगा क्यों नहीं? हमें ना देखो उसे आना पड़ेगा ना, ये तो मजबूर कर देंगे हम लोग, यही तो हमारी अदाकारी है। मगर ज्यादा स्टाइल लगाना अच्छा नहीं लगता हमें, ये अलग चीज है। आप देखिए, जब किसी क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है तो वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसा? जैसे मान लो इफ आ गया, क्या आ गया? इफ, अनलेस आ गया, इन केस आ गया, इसका मतलब अनटिल आ गया। तो जब भी किसी क्लॉज के शुरू में इसमें से एक भी कंजंक्शन आता है सबऑर्डिनेट, तो फिर इसके बाद क्या आएगा? हमारा एक सब्जेक्ट आता है और फिर इसके बाद है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है? एस या ईएस आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? एडवर्बियल्स आएगा, फिर कॉमा आता है, सब्जेक्ट और क्या आएगा? विल और शैल, और इसके बाद क्या आएगा? V1 ऑब्जेक्ट और क्या आता है? एडवर्बियल्स आता है। इट मींस जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आएगा
उस वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आता है, बट इन नेक्स्ट क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। अब आप देखिए एग्जाम में कैसे इस पे आधारित बेसिक क्वेश्चंस की एरर्स पूछेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे मैंने लिखा if you will play well, if you will play well, comma, you will win the match, you will win the match। ये हमारा कोई सेंटेंस है, नो एरर। डी, सी, ए और बी। अब बताइए किस पार्ट में एरर है दोस्तों? इनमें से कोई कंजंक्शन आ गया, इफ, ये रहा हमारा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट रहा, तो इस वाले क्लॉज में क्या फ्यूचर है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि विल यहां पर अननेसेसरी वर्ड है, ये सुपरफ्लुअस है, ये रिडंडेंट है, ये बेफालतू है, इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट मैंने लिखा कि अगर वर्षा होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाता। कुछ लोग तो यही इंतजार करते हैं कि कब तेज बारिश हो मूसलाधार और हमें स्कूल या कॉलेज नहीं जाना पड़े, उन्हें तो बस जन्नत मिल जाती है। खैर उनकी भी फरियाद पूरी होनी चाहिए, हम भी यही गुजारिश करते हैं, यही मिन्नत मांगते हैं। देखिए मैंने कहा कि इन केस इट विल रेन, in case it will rain, comma, I will not go to college, I will not go to college, तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब आप देखो दो क्लॉज हो गए, एक तो इसके बाद वाला क्लॉज, दूसरा नेक्स्ट, तो भैया ये कॉमा लग गया, ये लक्ष्मण रेखा है, मगर लक्ष्मण रेखा भी कई बार फेल हो जाती है। कल किसी ने देखा है? कुछ लोग कहते हैं तुम नहीं जानते मुझे, जैसे कोई लाइसेंस है। खैर देखो भी की बात होती है। अरे देखो भाई कॉमा लग गया ना, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? फ्यूचर। तो पहले वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, बिकॉज़ we can't use future indefinite tense in both clauses. So in one clause present indefinite tense is used, and in another clause future simple is used. Okay, so बताओ क्या गलती है? अरे भाई इन केस आ गया ना, ये इन केस रहा, अगर के बाद भाई साहब ये इट रहा, तो फिर इसमें क्या गलती है? विल नहीं आएगा ना, लेकिन इट के साथ क्या आएगा? रेन्स आएगा। क्या आएगा? रेन्स। क्या आएगा? रेन्स, बिकॉज़ इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रेन्स आएगा। फिर देखिए इसी पे आधारित और प्रश्न जिनकी हम लोग विस्तृत परिचर्चा करेंगे आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अनलेस, अनलेस मतलब क्या होता है? जब तक कि नहीं, और एक कंडीशन को शो करता है, शर्त को डिनोट्स करता है। अनलेस you will work honestly, comma, you will not pass, you will not pass this exam, okay, और लास्ट में नो एरर, मतलब डी, सी, ए और बी। अब बताओ किस पार्ट में एरर है दोस्तों? अरे भाई जनाबो अनलेस आ गया ना, तो क्या होगा? अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, शर्त के सेंस को डिनोट्स करता है। दोनों के बीच में क्या आ गया? कॉमा। तो भाई साहब पहले वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वाक्यों में कभी भी फ्यूचर नहीं आता है। तो फिर क्या आएगा इसमें? ये विल अनावश्यक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। मतलब जिस पार्ट में गलती होती है वही हमारा आंसर होता है। मान लो पहले से विल नहीं आता, तो भाई साहब हमारा आंसर होता है डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है। अब तो इस तरह करके ये हमारा प्रेजेंट सिंपल पूरा हुआ। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम लोग परिचर्चा कल करेंगे, और ये हमारा सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों की भी जो मिशन है एग्जाम का, गवर्नमेंट नौकरी का, वो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।